नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले जो बैठक होनी थी, थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक होनी है। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई जा रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहने वाले हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है आज, और थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और अब एक एक करके वहां पे मंत्रीगण भी पहुंचना हो चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की तरफ से बैठक का आयोजन किया जा रहा है, दरअसल इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो विचार विमर्श किया जा सकता है कि किस तरीके से आगे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये ऐलान करेगी कि कैसे और आगे काम करना है। इसको लेकर के चर्चा की जा सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी है और साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी बीजेपी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और ताकत झोंकने का काम बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। बीजेपी में कार्य समिति की बैठक से पहले ये बैठक बुलाई जा रही है। तो दरअसल ये बता दें कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। इससे पहले ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति से पहले रविवार को, यानी कि आज के दिन में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो प्रदेश मुख्यालय में दोपहर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होने की बात कही गई थी। और अब थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक कर मंत्रीगण यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो साथ ही अध्यक्षता में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में कार्य समिति का एजेंडा तय किया जाएगा। उधर वहीं शनिवार शाम की अगर बात करें तो सबसे पहले पार्टी मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्य समिति की तैयारियों को लेकर के समीक्षा की गई थी। और उसके बाद आज के दिन में एक और बैठक बुलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कार्य समिति की बैठक से पहले जो बैठक बुलाई गई है और ये स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, तो ऐसे में क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या एजेंडा तैयार किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से कल बीजेपी की कार्य समिति की बड़ी बैठक है, उसके पहले ये बीजेपी अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। इस बैठक में वो एजेंडे और वो प्रस्ताव तय किए जाएंगे जो कि कल की बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में रखने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, साथ ही साथ में संगठन की मजबूती को लेकर है, 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने जो एक साल के अपने कार्यक्रम तय किए हैं कि वो किस किस तिथि को क्या कार्यक्रम करेंगे, कौन से बीजेपी के नेता प्रदेश पंचायत चुनाव में, साथ ही साथ में जो बीजेपी के एक साल के कार्यक्रम तय हैं उसमें प्रचार प्रसार करेंगे, किस तरीके से बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें होंगी, जिला स्तर पर किस तरीके से कमेटियों को मजबूती के साथ खड़ा, किस रणनीति के साथ लोगों के बीच में जाना है, कौन कौन सी ऐसी जिला है जिन पर विशेष तौर पर फोकस करना है, इन बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए प्रस्ताव आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तय होंगे, जो कि कल बीजेपी की कार्य समिति में रखे जाने हैं, जिसमें बीजेपी के जहां पूरे प्रदेश भर के पदाधिकारी रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ कल की बैठक में रहेंगे, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम होंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी होंगे, और साथ ही साथ में रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह इस कार्य समिति का उद्घाटन करेंगे, जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या प्रस्ताव होंगे और किन रणनीतियों को लेकर बीजेपी उस कार्य समिति की बैठक में जाएगी, उसको लेकर ये बैठक आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर रणनीति तय होगी, प्रस्ताव तैयार होंगे, जिनको कल कार्य समिति में रखा जाएगा। जी, लेकिन एसके, अगर बात की जाए, क्योंकि एजेंडा की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव आने को है सामने, पंचायत चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की, तो क्या इसके लिए एजेंडा अपना इस बैठक में फिक्स कर सकती है बीजेपी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की जाए, ताकि गांव स्तर तक बीजेपी का नेटवर्क मजबूत हो। उसके बाद 2022 के पहले उन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा प्रदेश भर में, जिनसे कहीं न कहीं बीजेपी को 2022 में सीधे तौर पर फायदा मिले, जिसमें महापुरुषों की जयंतियां शामिल होंगी, साथ ही साथ में विभिन्न जो जातीय समीकरण बैठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बीजेपी के सभी प्रकल्प मोर्चे शामिल होंगे। खासतौर पर किसानों से जुड़े हुए मोर्चों को एक्टिव करने की रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। जो
बीजेपी के अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग मोर्चे हैं उनको उस स्तर पर लगाने की कोशिश होगी ताकि पिछड़ा और दलित वोटों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। तो इन बहुत सारी रणनीतियों को लेकर कल बीजेपी की में चर्चा होनी है, जिसके प्रस्ताव आज इस बीजेपी प्रदेश की बैठक में तैयार होने हैं। जी, वैसे इसके अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो किसान नेता है वो भी अलग अलग जगहों पर जा करके अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी के लिए वोट ना करें। तो ऐसे में क्या इस बैठक में इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है? क्या किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि जो भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिन चीजों को लेकर किसानों को समस्या है, जो नेगेटिव चीजें कहीं न कहीं किसानों की जो गई है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए, किस रणनीति के तहत मैदान में जाया जाए और जो किसानों की जिन चीज को लेकर शंका है उन शंकाओं को किस तरीके से दूर किया जाए। केंद्र और बीजेपी सरकार, केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार किस तरीके से किसानों के लिए योजनाएं चला रही है, उनके लिए क्या क्या काम कर रही है, एमएसपी पर कितना काम हुआ है, भुगतान का स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो कहीं न कहीं ये सारी रणनीति कल जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी तो वहां पर तय होगी, जिसके बाद बीजेपी पूरे 2022 तक इन पूरे प्रोग्राम्स पर काम करेगी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। सीएम योगी ने विपक्ष को विकास में बाधक बता दिया है। सीएम योगी ने विपक्ष को बताया है महाभारत का पात्र। तो महाभारत के पात्रों ने फिर से जन्म लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्षी दलों पर यह हमला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाभारत के पात्रों के साथ तुलना कर दी है विपक्षी दलों की, जैसे महाभारत के दौरान भारत का विकास बाधित हुआ था। तो इसी बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैसे ही विपक्ष को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि महाभारत के पात्रों का दोबारा से जन्म हो चुका है। वैसे ही विपक्ष ने भी प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न की है। ये वो बातें जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है, वही बातें हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि विपक्षी दल लगातार महाभारत के पात्रों की तरह ही प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते आ रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है, तो सरकार की आप सबसे अपेक्षा होगी कि इसी प्रकार की पारदर्शी तरीके के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहां पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हों? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। ये चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। अगर पूरी प्रक्रिया को... और अब आपको सीधे सोनभद्र लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी के साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद हैं। तो सोनभद्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच चुके हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ सोनभद्र में मौजूद नजर आ रहे हैं। देखिए, स्टेज पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ सीएम योगी भी इस तस्वीर में उनके साथ में ही नजर आ रहे हैं। रामनाथ कोविंद दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर बताए जा रहे हैं, जबकि वो वाराणसी के दौरे के साथ साथ तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां पर वो दौरा करेंगे। और ऐसे में सोनभद्र पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अपने परिवार समेत वो इस दौरे पर निकले हैं। तो आपने देखा कि कैसे रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले भगवान श्री राम के चरणों में फूल अर्पित किया है और उनके सामने नतमस्तक होते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा, तो तस्वीरें सोनभद्र की।
तस्वीरें सोनभद्र से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ ही पहुंचे हुए हैं और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, माननीय श्री राम सकल जी सांसद राज्यसभा, पंडाल में उपस्थित थे समस्त सम्मानीय भाइयों और बहनों, पुलिस प्रशासन, अखिल भारतीय महिला कल्याण आश्रम और सेवा समर्पण संस्थान के सभी सम्मानित महसूस कर रहा है कि हमारे देश के अभिभावक। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बस्ती से ये खबर, पीएफआई सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर बस्ती से, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पीएफआई के एक सदस्य को, यानी मोहम्मद राशिद नाम इसका बताया जा रहा था, जो कि पीएफआई का सदस्य बताया गया, जिसको अब एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद से छानबीन करते हुए एसटीएफ की टीम यहां पहुंची हुई थी और रेलवे स्टेशन से इसे धर दबोचा गया है। तो राशिद अहमद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है राशिद अहमद। तो राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं पुलिस की तरफ से, और इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पास से पुलिस को आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी प्राप्त हुई है और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। तो आतंकी ट्रेनिंग में लिप्त बताया जा रहा था राशिद अहमद, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी कामयाबी बस्ती पुलिस के हाथों लगी है। राशिद अहमद, जो कि पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला है राशिद अहमद, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस राशिद अहमद को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले जा रही है पूछताछ के लिए। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे, और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे, और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है, और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र सिंह संवाददाता बस्ती से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि पीएफआई का जो सदस्य बताया जा रहा था, इसको पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया, अब तक ये कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है और क्या इसने अभी तक किसी बात का खुलासा किया है? आपको बता दें कि पीएफआई सदस्य राशिद अहमद को यह बस्ती पुलिस और एसटीएफ की टीम द्वारा इसे आज बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। बस्ती कोतवाली में इसको रखा गया, इससे पूछताछ जारी किया गया। इसके पास से देशद्रोही दस्तावेज कई बरामद हुए हैं। अभी फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ। अभी इनसे पूछताछ गहनता से चालू है। कई बार यहाँ के उच्च अधिकारी और लखनऊ के अधिकारियों द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई यह साक्ष्य प्रमाण नहीं हो पा रहा कि इसके साथ के शायद और लोग भी बस्ती और संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर में हो सकते हैं। इसको लेकर पुलिस तलाश कर रही है और इसे डिटेल में और जानने की कोशिश कर रही है कि जिससे कहीं ना कहीं
अगर कोई और आप इसके साथी छुपा हो या अन्य कहीं दस्तावेज और भी हो जो देशद्रोही हो, उसको देखते हुए पुलिस पूछताछ कर रही है। लगातार इस पर पुलिस नजर बनाए हुए है और इसकी विवेचना भी चल रही है और एसटीएफ की टीम इसके साथियों को खोजने में भी लगी हुई है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राघवेंद्र। और अब खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में दो गुटों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दो गुटों के बीच जमकर के लाठी डंडों की बरसात की गई है। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नरसेना थाना क्षेत्र के बुडवाला बुगरासी की ये घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर की ये घटना जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दरअसल खूनी संघर्ष का ये मामला सामने आया बुलंदशहर से। दो गुटों में आपस में लड़ाई हुई, जिसके बाद से दोनों ही गुट पूरी तरीके से एक दूसरे पर भिड़ गए और दोनों गुटों की तरफ से जम करके लाठी और डंडे चलाए गए। हम ऊपर बैठे लौंडा को पीटने लगे, अंदर से नीचे उतरा तो फिर हम बजा दिया। कहाँ के थे? घर में मारे हमें, चल के देख लो, खून खान वहाँ पर आ गया हमारा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ ना करे, डॉक्टर हो आई है, अभी कल को फिर डॉक्टर होगी जब जाकर। खबर यूपी से। तो यूपी के डीजी होमगार्ड विजय कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं और ऐसे में पुलिस लाइन में होमगार्ड विभाग के अफसरों के साथ बैठक की है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। डीजी होमगार्ड ने मातहत अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डीजी होमगार्ड ने मातहत अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसी के तहत ये बैठक अफसरों की बुलाई गई थी। तो होमगार्ड विभाग के अफसरों के साथ बैठक लेने के लिए पहुंचे मुजफ्फरनगर, जिसके बाद से यूपी के डीजी होमगार्ड विजय कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने बैठक ली और इस बैठक में जो तमाम एहतियात बरते जाते हैं, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने जायजा लिया। समीक्षा बैठक भी एक तरीके से कही जा सकती है, क्योंकि दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कानून व्यवस्था को किस तरीके से बरकरार रखना है अपने अपने क्षेत्रों में। तो ऐसे में डीजी होमगार्ड ने मातहत अफसरों के साथ ये बैठक की थी और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो होमगार्ड के अफसरों के साथ ये बैठक बुलाई गई थी डीजी की तरफ से। और अब खबर फिरोजाबाद से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अश्लील टिप्पणी करने का मामला सामने आया। इतिहास विभाग के प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर अंतरिम जमानत पर आरोपी को रिहा किया गया है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के वीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। गिरफ्तारी की मांग को लेकर कॉलेज के गेट पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। सहारयार अली फेसबुक के माध्यम से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर उसने अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद से गिरफ्तारी कर ली गई है। और वहीं ग्रेटर नोएडा में न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और 12 दुकान संचालकों समेत 4 आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग मामले में डीएम सुहास एलवाई ने जारी किए हैं ये नोटिस। डीएम ने संतोषपूर्ण जवाब न मिलने पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तो न्यूज 1 इंडिया ने एक्सक्लूसिव दिखाई थी यह खबर और उसके बाद से इस खबर का बड़ा असर हुआ है। तो डीएम ने संतोषपूर्ण जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ग्रेटर नोएडा की खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और ऐसे में 12 दुकान संचालकों समेत 4 आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग मामले में डीएम सुहास एलवाई ने ये नोटिस जारी किया है, कार्रवाई की गई है और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे कारण पूछा गया है और सही कारण नहीं मिलने पर डीएम ने यह भी कह दिया है कि सख्त कार्रवाई सभी के खिलाफ की जाएगी।
दरअसल ये मामला तब तूल पकड़ा जब न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। एक्सक्लूसिव दिखाया गया था कि किस तरीके से सरकारी ठेकों पर मनमानी रकम वसूले जा रहे थे ग्राहकों से। तो ऐसे में अब डीएम ने इस पर संज्ञान ले लिया है। और वहीं नोएडा में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा के सेक्टर 52 के सर्विस रोड की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक के शव को बरामद किया गया है और पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। तो युवक का शव जैसे पुलिस को प्राप्त हुआ, पुलिस ने इस बात की आशंका जताई कि इस युवक के शव को पत्थर से कुचला गया है, क्योंकि बेहद ही अजीबोगरीब अवस्था में इस शव को बरामद किया है पुलिस ने। और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि शायद इस युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। तो इसके पीछे किसका हाथ है, फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और कोशिश जारी है जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जा सके। तो नोएडा की खबर आपको बता रहे हैं, युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर फतेहपुर से। गाजीपुर थाने के शाह कस्बे में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। 3 दुकानों का शटर तोड़कर लाखों का माल चोरी कर ले गए हैं ये चोर। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क ड्राइव भी अपने साथ ले गए हैं चोर। तो चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आक्रोशित नजर आ रहे हैं ये सभी व्यापारी, क्योंकि उनका यह आरोप है कि लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही है। शिकायत करने के बावजूद भी कानून व्यवस्था लगातार चरमराई हुई स्थिति में नजर आ रही है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।